अस्सलाम वालेकुम। नेक्स्ट जो हमारा आरबीसीज में टॉपिक है दैट इज़ अबाउट द ए प्लास्टिक एनीमिया। ए प्लास्टिक एनीमिया क्या होता है कि जिसमें आपकी बोन मैरो फेल हो जाती है कि वो ना प्लेटलेट्स बनाती है, ना आरबीसीज बनाती है, ना वाइट ब्लड सेल्स बनाती है। ठीक है, ये एक कंडीशन होती है जिसमें एक्चुअली आपको पैनसाइटोपिनिया हो जाता है। अभी हमने पीछे देखा था विटामिन B12 और फॉलेट की डेफिशिएंसी में भी पैनसाइटोपिनिया हो रहा था। क्यों? क्योंकि डीएनए की सिंथेसिस नहीं हो रही थी, सेल डिवाइड नहीं कर रहे थे। ठीक है, और इनफेक्टिव एरिथ्रोपोइसिस की वजह से हिमोलिसिस हो रही थी। ठीक है, और वो टूटते जा रहे थे सेल्स फजूल बनते हुए। ठीक है, तो ए प्लास्टिक एनीमिया में क्या होता है, उसमें तो चलो हमारी हिमोलिसिस की वजह से आरबीसी वो पैनसाइटोपिनिया हो रहा था ना। यहाँ पे क्या हो रहा है कि हिमोलिसिस नहीं हो रही, यहाँ पे बन ही नहीं रहे, प्रोडक्शन ही नहीं हो रही आरबीसीज की, प्लेटलेट्स की, वाइट ब्लड सेल्स। ठीक है, तो ए प्लास्टिक एनीमिया क्या होता है जिसमें आपके जो है बोन मैरो फेलियर होता है और पैनसाइटोपिनिया होता है। ठीक है, पैनसाइटोपिनिया होता है, बोन मैरो फेलियर होता है। अब ये बोन मैरो का फेलियर कैसे हो सकता है? कोई ड्रग्स हो सकती हैं, कोई ड्रग्स आप ऐसे ले रहे थे जिसकी वजह से बोन मैरो की डिस्ट्रक्शन हो गई, वो सेल्स बनाना उसने छोड़ दिया है, या आपको कोई इन्फेक्शन हो गया, कोई वायरल इन्फेक्शन हो गया बोन मैरो के अंदर जिसने जो है उसके काम को इफ़ेक्ट किया, या ऑटो इम्यूनिटी स्टार्ट हो गई जिसने हमारी बोन मैरो की डिस्ट्रक्शन स्टार्ट कर दी। ठीक है, बहुत से कॉजेज़ हो सकते हैं कि बोन मैरो काम नहीं कर रही। अब ये बोन मैरो जो है वो दो तरह से काम नहीं करती, या तो एक्सट्रिंसिक होती है या इंट्रिंसिक होती है। एक्सट्रिंसिक मतलब कि बाहर से कोई चीज़ आई है, जैसे मैंने आपको बताया कोई बाहर से ड्रग्स हमने ली, बाहर से कोई इन्फेक्शन हुआ, वो एक्सट्रिंसिक होगा। इंट्रिंसिक क्या होगा कि इंट्रिंसिक एब्नॉर्मेलिटी है स्टेम सेल्स में, जो स्टेम सेल्स जिन्होंने ये प्लेटलेट्स वगैरह बनाने थे वो बाय बर्थ ही नहीं है। ठीक है, बाय बर्थ ही प्रेजेंट नहीं है, तो वो हो सकता है केस। अगर आरबीसीज कम होंगे तो एनीमिया हो जाएगा, अगर डब्ल्यूबीसीज कम होंगे तो ल्यूकोपीनिया होगा, प्लेटलेट्स कम होंगे तो थ्रोम्बोसाइटोपिनिया होगा। और इनका मैंने आपको इफेक्ट भी बता दिया था क्लिनिकल फीचर्स में कि आरबीसीज कम होंगे तो पेशेंट जो है उसको एनीमिया के साइंस आएंगे, तो वीक हो जाएगा, पेल हो जाएगा, डिजनिया होगा। ठीक है, ल्यूकोपीनिया होगा, वाइट ब्लड सेल्स कम होंगे तो पेशेंट को इन्फेक्शंस होना शुरू हो जाएंगे, उनको न्यूट्रोपीनिया हो जाएगा तो इन्फेक्शंस होना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, और क्या होगा, और थ्रोम्बोसाइटोपिनिया डिक्रीज इन प्लेटलेट्स होंगे तो बॉडी के अंदर जो है ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाएगी, वो रुकेगी ही नहीं। ठीक है, पिटेकिया बन जाएंगे, इकमोसिस हो जाएगी, मतलब ब्रूजेस वगैरह होना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, तो ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स होना शुरू हो जाएंगे क्योंकि क्लॉट ही नहीं बनेगा। तो ये देखें, ये नॉर्मली आपकी जो है नॉर्मल ब्लड सेल्स थे, वाइट ब्लड सेल्स, आरबीसीज, प्लेटलेट्स आपके ब्लीडिंग को कंट्रोल कर रहे थे, आरबीसीज आपके ऑक्सीजन को कैरी कर रहे थे, और डब्ल्यूबीसीज आपके फाइट कर रहे थे इन्फेक्शंस को। और यहाँ पे देखें ए प्लास्टिक एनीमिया में डब्ल्यूबीसीज भी कम हो गए, आरबीसीज भी कम हो गए, प्लेटलेट्स भी कम हो गए। ठीक है, तो ये आपके पास जो है इन्होंने बताया हुआ है कि ए प्लास्टिक एनीमिया में वही बताया हुआ है, ए प्लास्टिक एनीमिया इज अ सीरियस बोन मैरो फेलियर डिजीज दैट अकर्स व्हेन द बोन मैरो डज नॉट प्रोड्यूस इनफ आरबीसीज। इसकी जो पैथोजेनेसिस जो आपकी बुक में इतनी अजीब सी लिखी हुई है उसको समझने के लिए जस्ट आपको ये पिक्चर आनी चाहिए। ठीक है, इसमें दरअसल उन्होंने बताने की कोशिश की है कि दिस इज़ योर बोन मैरो, और इसके अंदर ये स्टेम सेल पड़ा हुआ था। अब इस स्टेम सेल ने जो है ना, इस स्टेम सेल को जेनेटिकली ये ऑल्टर हो गया है। अब ये एक्वायर्ड केस की वजह से भी हो सकता है और कंजेनिटल की वजह से भी हो सकता है। ठीक है, कि कंजेनिटली इनहेरिटेड कोई ऐसा डिफेक्ट आया जिसकी वजह से स्टेम सेल्स ऑल्टर हो गए, या कोई एक्वायर्ड इंसल्ट हुई, लाइक हमने वायरसेस या ड्रग्स का देखा था कि उसकी वजह से हो सकता है। अल्टीमेटली जब स्टेम सेल्स ऑल्टर हो जाएंगे तो दो काम होंगे। एक ये कि हमारी बॉडी को न्यू एंटीजन्स जो है, न्यू एंटीजन्स एक्सप्रेस करना शुरू कर देगी। ठीक है, और दूसरा ये कि हमारी जो स्टेम सेल्स ही नहीं है तो सेल्स की प्रोलिफरेटिव एक्टिविटी जो है वो कम हो जाएगी। ठीक है, अब जब न्यू एंटीजन्स जो है वो एक्सप्रेस होंगी तो ऑब्वियसली हमारी बॉडी की ऑटो इम्यूनिटी स्टार्ट हो जाएगी, उसमें टी सेल्स रिस्पॉन्स आएगा। ठीक है, इंटरफेरॉन, गैमा, ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर, ये सारे क्या करवाना शुरू कर देंगे, ऑटो इम्यूनिटी की वजह से डैमेज स्टार्ट करना शुरू कर देंगे, जिस वजह से सारे सेल्स हमारे कम हो जाएंगे, पैनसाइटोपिनिया हो जाएगा। ठीक है, जिसमें प्लेटलेट्स कम है, डब्ल्यूबीसीज कम है और आरबीसीज कम है। तो यही कॉज हो रहा है ना, कंजेनिटल या एक्वायर्ड। अल्टीमेटली न्यू एंटीजेंस एक्सप्रेस हो रही हैं, सेल्स की प्रोलिफरेटिव एक्टिविटी कम होती जा रही है, अल्टीमेटली पैनसाइटोपिनिया हो रहा है। ये आपकी पूरी बुक की जो है ना वो समरी है पैथोजेनेसिस को जो बुक में लिखी हुई है। ऐसे लोगों का हम ट्रीटमेंट कैसे करेंगे? ऐसे लोगों को हम स्टेम सेल्स की ट्रांसप्लांटेशन करवा देते हैं। जो स्टेम सेल्स उनके नहीं होते ना, ख़राब होते हैं, हम स्टेम सेल्स की ट्रांसप्लांट करवा सकते हैं। ठीक है, या ऐसे लोगों को हम ब्लड ट्रांसफ्यूजन्स दे सकते हैं। ठीक है, कि उनकी जो डिमांड है वो आरबीसीज की पूरी हो जाए, या हम बोन मैरो को स्टिमुलेंट फैक्टर्स दे सकते हैं
अगर तो उनको कोई इन्फेक्शन की वजह से बोन मैरो ख़राब हो रही है तो एंटीबायोटिक्स एंटीवायरल्स देंगे, इम्यूनोसप्रेसेंट्स देंगे अगर उनको ऑटो इम्यूनिटी क्रिएट हुई है। तो ये आपका टॉपिक है प्लास्टिक एनीमिया का बुक से, कि इसमें क्या होता है, बोन मैरो फेलियर हो जाता है, पैनसाइटोपिनिया हो जाता है, पैथोजेनेसिस इन्होंने यहाँ पे लिखी हुई है सारी, जो मैंने आपको बता दी है डायग्राम से। और इन्होंने एक और चीज़ बताया हुआ है कि टीलोमरेज की डिफेक्ट की वजह से भी ये हो सकता है, जस्ट आपने ये देखना है। मॉर्फोलॉजी में ना आपने हमेशा याद रखना है कि बोन मैरो के अंदर आपको हाइपोसेलुलरिटी मिलेगी, सेल्स कम मिलेंगे, ठीक है, और फैट ज़्यादा मिलेगी। बोन मैरो में अब फैट होना शुरू हो जाएगी, ठीक है, फ़ैट ज़्यादा होना शुरू हो जाएगी, ज़्यादा होना शुरू हो जाएगी। और जब हम बाहर से ट्रांसफ्यूजन देते हैं तो हीमोसिड्रोसिस भी हो सकता है आयरन के एक्सेस की वजह से, ठीक है। क्लिनिकल कोर्स वही है कि हमारे पास वो उसके साइंस आएंगे अनीमिया के, ठीक है, और इन डब्ल्यूबीसीज कम होने के और प्लेटलेट्स के। उसके बाद उन्होंने क्या बताया हुआ है कि उसकी ट्रीटमेंट आपने क्या करनी है। मोस्ट इंपॉर्टेंटली यही होती है कि बोन मैरो को ट्रांसप्लांट कर दिया जाए और उसकी वो सारी चीज़ें ठीक हो जाए फिर। अब हम नेक्स्ट बात कर लेते हैं थैलेसीमिया की। थैलेसीमिया के लिए ना आपने सबसे पहले तो हीमोग्लोबिन को याद कर लेना है कि हीमोग्लोबिन मैंने आपको बताया था कि बनी होती है हीम प्लस ग्लोबिन से, ठीक है। और हीम जो होती है वो किससे बनी होती है, आयरन से और प्रोटोपोरफायरिन से, ठीक है। अब यहाँ पे जो हमारा कंसर्न है वो इसकी ग्लोबिन वाली पार्ट से है, ठीक है, क्योंकि इसमें ना हमारे पास जो हीमोग्लोबिन होती है ना, इसकी अल्फ़ा चेन होती है और बीटा चेन होती है, ठीक है। अल्फ़ा ग्लोबिन होती है, बीटा ग्लोबिन होती है, डिपेंडिंग अपॉन कि हीमोग्लोबिन की कौन सी टाइप है। हीमोग्लोबिन की टाइप्स होती है ना, हीमोग्लोबिन ए होती है, हीमोग्लोबिन A2 होती है, हीमोग्लोबिन F होती है, ठीक है। हीमोग्लोबिन ए में क्या होता है, 2 अल्फ़ा होते हैं, 2 बीटा होते हैं, ठीक है। हीमोग्लोबिन A2 में क्या होता है, 2 अल्फ़ा होते हैं, 2 हमारे पास डेल्टा होते हैं। हीमोग्लोबिन F में क्या होता है, जो फीटल हीमोग्लोबिन होती है, 2 अल्फ़ा होते हैं, 2 डेल्टा होते हैं, ठीक है, सॉरी 2 गैमा होते हैं। तो अब क्या होगा कि ग्लोबिन से हमारा कंसर्न है ना, तो अब हमारी जो टाइप्स होती है ना थैलेसीमिया की, वो 2 टाइप्स होती हैं, अल्फ़ा थैलेसीमिया और बीटा थैलेसीमिया, ठीक है। अल्फ़ा थैलेसीमिया में क्या होगा कि हमारे पास अल्फ़ा में, अल्फ़ा जो उसका पार्ट होगा ना, अल्फ़ा ग्लोबिन, उसमें खराबी आई होगी, ठीक है। अब जब अल्फ़ा थैलेसीमिया में खराबी आएगी तो आप ये कह सकते हैं कि आपकी हीमोग्लोबिन ए भी नहीं सही बनेगी, आपकी हीमोग्लोबिन A2 भी सही नहीं बनेगी, आपकी हीमोग्लोबिन F भी सही नहीं होती बनेगी, क्योंकि तीनों में अल्फ़ा आना ही आना है, ठीक है। लेकिन अगर आपके पास ये आपको कहा जाए कि बीटा ग्लोबिन, बीटा थैलेसीमिया है, तो उसमें आपको क्या समझ आएगी कि बीटा ग्लोबिन खराब है, तो उसमें आपकी हीमोग्लोबिन A2, हीमोग्लोबिन F, इसको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि उसमें तो बीटा है ही नहीं। अल्फ़ा में प्रॉब्लम आएगी क्योंकि उसमें एक्चुअली जो है ये बीटा है, ठीक है। सो ये आपने एक कंसेप्ट अपने जहन में रखना है रिगार्डिंग कि कौन सी हीमोग्लोबिन ख़राब होगी कौन से थैलेसीमिया में, ठीक है। तो अब यही वो बता रहे हैं कि थैलेसीमिया में क्या होता है कि अल्फ़ा या ग्लोबिन चेन्स जो होती है हीमोग्लोबिन में, वो नहीं सही बनती, उनकी सिंथेसिस कम हो जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है, हीमोग्लोबिन की डेफिशिएंसी हो जाती है, क्योंकि वो उसके लिए तो ग्लोबिन चाहिए थी ना बनाने के लिए, ठीक है। तो ये हमारे पास थैलेसीमिया होता है। इसकी पैथोजेनेसिस उन्होंने बताई हुई है कि होता क्या है कि सबसे पहले हम बात करेंगे कि देखें, वो बता रहे हैं कि जो हीमोग्लोबिन ए होती है उसमें 2 अल्फ़ा चेन्स होती हैं, 2 बीटा चेन्स होती हैं, ये मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। अब जो अल्फ़ा चेन्स होती हैं ना, वो हमारे पास 2 अल्फ़ा ग्लोबिन चेन से इनकोड होती हैं जीन से, ठीक है। ये आपके पास क्रोमोसोम नंबर 16 होता है, ये यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, क्रोमोसोम 16 होता है हमारे हीमोग्लोबिन जो अल्फ़ा होता है ना, अल्फ़ा ग्लोबिन जीन्स की 2 ग्लोबिन जीन्स होती है ना, मीन्स दैट ये आपकी इस तरह से होगी, अल्फ़ा 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 अल्फ़ा, ठीक है। ये मिलके एक जीन बनेगी, क्योंकि 2 एलील्स होती हैं एक जीन की, और ये दूसरी जीन बनेगी, ठीक है। तो बता रहे हैं कि 2 अल्फ़ा ग्लोबिन की जीन्स होती हैं क्रोमोसोम नंबर 16 पे, ठीक है। जबकि जो बीटा होती है ना, वो आपने याद रखनी है, बीटा को हम दूसरा कलर दे देते हैं कि उसका जो क्रोमोसोम होता है ना, वो क्रोमोसोम नंबर 11 होता है, उसका 16 था, इसका 11 है, ठीक है। तो ये क्रोमोसोम्स नंबर डिफ़र कर रहे होते हैं। अब यहाँ पे जो बीटा की होती है ना हमारे पास, वो एक ही जीन होती है, ठीक है, बीटा की एक ही जीन होती है, मीन्स
2 एलील्स होंगी ना ऑन द क्रोमोसोम नंबर 11, ठीक है। तो ये कंसेप्ट आपने याद रखना है। अब आपके पास अगर कहा जाए कि कौन सी ज़्यादा स्फीयर होगी, आपकी बीटा वाली ज़्यादा स्फीयर होगी ना, क्योंकि उसमें तो एक ही चली गई तो प्रॉब्लम आ जाएगी। अल्फ़ा के लिए तो पहले एक जाएगी, फिर दूसरी जाएगी, तीसरी जाएगी, फिर चौथी जाएगी, फिर कोई प्रॉब्लम मैक्सिमम आएगी ना। लेकिन बीटा में तो एक जाएगी ना, दो ही जाएंगी तो प्रॉब्लम आ जाएगी। तो इसलिए ना बीटा थैलेसीमिया ज़्यादा कहती हूँ डेंजरस होता है, ठीक है। अच्छा, अब देखें कि सबसे पहले हम बात करेंगे बीटा थैलेसीमिया की। तो बीटा थैलेसीमिया में उन्होंने सबसे पहले बताया, आपको पता होना चाहिए कि इसकी ना 3 फॉर्म्स होती हैं बीटा की। एक होता है बीटा जो नॉर्मल होता है, एक होता है बीटा पॉजिटिव, एक होता है बीटा नॉट, ठीक है। इट इज़ द नॉर्मल बीटा ग्लोबिन, ठीक है। बीटा पॉजिटिव जो है ये आपका होता है कि मतलब कम हो गई है बीटा ग्लोबिन, ठीक है, नॉर्मल से कम बन रही है। और ये बीटा नॉट मीन्स कोई बीटा चेन नहीं बन रही, ठीक है। सो 3 कैटेगरीज हो गई, बीटा नॉट इन विच नो बीटा ग्लोबिन चेन्स आर प्रोड्यूस्ड, ठीक है। और इसके अलावा क्या होता है, बीटा पॉजिटिव होता है जिसमें रिड्यूस्ड होती है लेकिन होती है, ठीक है, कम बनती है। उसकी बेस में हम इसको 3 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, बीटा थैलेसीमिया माइनर, बीटा थैलेसीमिया मेजर एंड बीटा थैलेसीमिया इंटरमीडिएट, ठीक है। अब खुद मुझे आप बताएं कि मेजर कौन सा होगा। मेजर बीटा थैलेसीमिया यही होगा ना कि वो पेशेंट्स जिसमें क्या हो, मेजर की बात करते हैं, मेजर में कौन सा बीटा थैलेसीमिया होगा जिसमें दोनों ही बी नॉट हो, वो मेजर होगा ना, कि बन ही नहीं रही, बिल्कुल भी बीटा ग्लोबिन चेंज नहीं है, वो मेजर होगा। माइनर कौन सा होगा, जिसमें बीटा बीटा नॉट है, ठीक है, या बीटा बीटा पॉजिटिव है, मतलब एक नॉर्मल तो है ना, ठीक है, शुक्र करो कि एक नॉर्मल आ ही गई है आपके पास, ऐसे हो सकता है ना। और जो इंटरमीडिएट होगी वो कौन सी होगी, जिसमें क्या होगा कि बीटा पॉजिटिव बीटा नॉट हो सकता है, या बीटा पॉजिटिव हो सकता है। ये माइनर केसेस होते हैं जिसमें, इसमें देखें थोड़ी बहुत तो बीटा बन ही रही है ना, इसमें भी बन ही रही है ना, तो इंटरमीडिएट आ जाएंगे। तो ये आपने डिफरेंस याद रखना है। तो बीटा थैलेसीमिया मेजर ऑल्सो नोन एज बीटा थैलेसीमिया माइनर ऑल्सो नोन एज बीटा थैलेसीमिया ट्रेट, जिसमें हमने देखा था कि आपके पास माइनर में क्या हो रहा था, इस तरह हो रहा था या इस तरह हो रहा था, ठीक है। तो ये क्या है, बीटा थैलेसीमिया ट्रेट है, कैरियर है ये, ठीक है। एसिम्प्टोमेटिक होंगे, मतलब इनको कोई सिम्टम ऐसा सच नहीं आ रहा होगा क्योंकि नॉर्मल बीटा है, ठीक है। लेकिन जो बीटा थैलेसीमिया मेजर होगा उसमें क्या होगा, मेजर में बता रहे हैं कि जो है मेजर में क्या होगा कि उनके अंदर जो है वो इस तरह होगा ना, बीटा नॉट, ठीक है। अब उनके अंदर सही सिम्टम्स आएंगे बीटा थैलेसीमिया के। और कुछ जो हमारे पास इंटरमीडिएट होते हैं उसमें हमारे पास जो है ये हो सकता है कि एक हमारे पास नॉर्मल बन रही हो ऐसे या ऐसे, ठीक है। तो ये इंटरमीडिएट आ गया, ये मैंने आपको बता दिया, ठीक है। तो ये हमारे पास उन्होंने लिखा हुआ है। अब बाकी जो आगे से है ना वो हम नेक्स्ट पार्ट से करते हैं।